हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? बच्चों, आज हम लोग ट्वेल्थ का बिहार बोर्ड ट्वेल्थ का जो है चैप्टर नंबर 3 डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। इससे पहला चैप्टर जो है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो है उसका जो है डिस्कशन हम लोग एक पूरा वीडियो में करेंगे, पूरा अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे और उसमें हम अपलोड कर देंगे। आप फ्री में पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं और एक भी टॉपिक हम नहीं छोड़ेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। अगर आप बिहार बोर्ड के ट्वेल्थ की तैयारी करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यहाँ पर जो है पूरा फ्री में आपको जो थ्योरी मिलने वाला है बिहार बोर्ड के लिए, ये बिहार बोर्ड स्पेशल रहेगा और हिंदी माध्यम में आपको मिलेगा। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का जो एक अलग से हम प्लेलिस्ट जरूर बना देंगे, ठीक है। और ये चैप्टर नंबर 3 है, इस तरह से लगातार बैक टू बैक चैप्टर 4, 5, 6 14 चैप्टर है आपको फिजिक्स में, 14वें चैप्टर का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, जो ये चैप्टर नंबर 2 आता है ये यूनिट 2 में आता है। चैप्टर नंबर जो 3 है ये यूनिट 2 में आता है और हम लोग इसमें क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे तो विद्युत धारा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी चीज को शुरू करने से पहले जो है हम उसका जो है कुछ इंट्रोडक्शन लेते हैं, साथ ही साथ कुछ परिचय लेते हैं, साथ ही साथ जो है हम ये देखते हैं कि जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगर आपको जो ये टॉपिक लिखा दिया जाए कि हम चैप्टर नंबर 3 में जो ये चीज पढ़ने वाले हैं, तो आप जो है आप अपने एनसीईआरटी बुक से या बिहार बोर्ड के बुक से आप जाकर मिला सकते हैं कि हाँ कोई चीज छोड़ेंगे तो नहीं ना। तो आप ये जितना भी टॉपिक है आप लिख लीजिएगा कॉपी में और उसके बाद आप मिलाइएगा। टोटल का टोटल टॉपिक हम कवर करने वाले हैं ये पूरा सीरीज में। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पार्ट। देखिए, जो विद्युत धारा चैप्टर है इसका टॉपिक को 2 पार्टों में हम लोग बांटे हैं। पहला पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे परिचय के बारे में, उसके बाद विद्युत धारा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत धारा का परिभाषा बताएंगे, विद्युत धारा का मात्रक बताएंगे, विद्युत धारा से संबंधित जो भी एक दो न्यूमेरिकल होगा वो न्यूमेरिकल आपको बताएंगे। तो इस प्रकार से विद्युत धारा के सभी चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद विद्युत धारा के बाद धारा घनत्व के बारे में जानेंगे। धारा घनत्व के बाद चौथा टॉपिक है आपका अपवहन वेग और एवं विश्रांति काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है 5वां हम टॉपिक पढ़ेंगे अपवहन वेग एवं विद्युत धारा में संबंध। 6ठा टॉपिक पढ़ेंगे ओम के नियम। आप लोग 10वीं कक्षा में ओम के नियम पढ़े होंगे, तो जो 10वीं कक्षा में ओम के नियम पढ़े होंगे V=IR के बारे में पढ़े होंगे, लेकिन वो जो ओम का नियम था वो बृहत रूप था। ओम के नियम का जो है वो बृहत रूप था। एक दूसरा रूप भी होता है जिसको सूक्ष्म रूप भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है J=σI, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। V=IR तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ जो है J=σE के बारे में पढ़ेंगे। 7वां टॉपिक आपका प्रतिरोध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो है 8वां टॉपिक है प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। देखिए, विद्युत धारा पर जो है ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, सॉरी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन प्रतिरोधकता पर जो है ताप का प्रभाव पड़ता है। तो प्रतिरोधकता पर जो है ताप का प्रभाव पढ़ेंगे। उसके बाद ओमीय और अनोमीय पदार्थ, मतलब जो कौन सा पदार्थ ओमीय है कौन सा पदार्थ अनोमीय है, इसके बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे 10वां टॉपिक है जो कि कार्बन प्रतिरोध। जो आप देखते होंगे सर्किट में ब्लैक कलर का जो प्रतिरोध रहता है वो कार्बन प्रतिरोध रहता है। कोई भी मदरबोर्ड सब आप देखते होंगे तो कार्बन प्रतिरोध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कार्बन प्रतिरोध के बाद अति चालकता के बारे में पढ़ेंगे। अति चालकता के बाद जो है प्रतिरोध का संयोजन, आप 10वीं कक्षा में पढ़े होंगे कि प्रतिरोध का संयोजन श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, उसका जो है थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर जानेंगे प्रतिरोध का संयोजन। उसके बाद 13 नंबर टॉपिक है विद्युत ऊर्जा एवं विद्युत शक्ति। इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर नंबर 3 में डिस्कशन करेंगे। 4था नंबर टॉपिक है सेल विद्युत बल आंतरिक प्रतिरोध। इसके बारे में जो है हम लोग 14 नंबर टॉपिक डिस्कस करेंगे। 15 नंबर टॉपिक है सेलों का संयोजन। सेल जो है जोड़ा जाता है, किस प्रकार से जोड़ा जाता है और किस प्रकार से सेल को जोड़कर बैटरी बनाया जाता है, उसके बारे में हम लोग जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहां तक जो है टोटल 15 को टॉपिक है पार्ट 1 में। और ये जो पार्ट 1 है इसमें जो है आपका 2-3 मार्क्स का जो प्रश्न पूछा जाता है, लॉन्ग प्रश्न इससे नहीं पूछा जाता है। जो भी पूछा जाता है शॉर्ट प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ये जो चैप्टर नंबर 3 है इससे बिहार बोर्ड में 6 से 7 नंबर का प्रश्न आता है आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर, ठीक है। 6 से 7 हो सकता है, 8-9 भी चला जाए, तो इतना मार्क्स का इससे आता है। देखिए 70 नंबर में मान के चलिए, अगर आपका 6 से 7 या 10 नंबर का, तो लगभग 10% प्रश्न जो है यहाँ से आ रहा है, 10% नंबर यहाँ से आ रहा है। तो ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं
पार्ट 2 में जब हम बात करते हैं तो पार्ट 2 में आ जाता है किरचॉफ्स लॉ। भी आई है बाबू, बार बार बिहार बोर्ड में पूछा जाता है किरचॉफ्स लॉ। आप नहीं विश्वास है तो आप क्वेश्चन बैंक में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो है ये जो 17 नंबर टॉपिक है ये तो उससे भी ज्यादा VVI है, व्हीटस्टोन ब्रिज। ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इसके अंतर्गत जो है हम लोग जो है मीटर ब्रिज के बारे में भी डिस्कशन करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की में, ठीक है। उसके बाद विभव मापी पढ़ेंगे। विभव मापी के साथ साथ इसका कुछ प्रैक्टिकल है, उस प्रैक्टिकल के बारे में भी जानेंगे, जिससे वो हो सकता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनता है। तो ऐसा बात नहीं है कि अगर इसमें कुछ प्रैक्टिकल दिया हुआ है तो प्रैक्टिकल नहीं पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल भी पढ़ेंगे और उसको थ्योरी के माध्यम से ही समझेंगे। आप लोग प्रैक्टिकल खुद से कर सकते हैं, यहाँ पर तो प्रैक्टिकल करा नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 19 नंबर टॉपिक है विभव मापी के अनुप्रयोग। इसमें 2 गो आ जाता है, किसी सेल के आंतरिक प्रयोग की गणना, उसके बाद 2 प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना। ये 2 टॉपिक इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, विभव मापी के अनुप्रयोग। ठीक, पूरा का पूरा जो है 19 टॉपिक है। इस सीरीज में हम चैप्टर नंबर 3 के सीरीज में जो है पूरा डिस्कशन करने वाले हैं और ये एनसीईआरटी का एक गो टॉपिक है, एक भी टॉपिक हम नहीं छोड़े हैं, आप जाकर मिला सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम आपको पूरा एनसीईआरटी जितना दिया हुआ है खास करके, और उसके साथ साथ अगर बिहार बोर्ड में कोई टॉपिक जुड़ा है, बिहार बोर्ड में कोई टॉपिक से एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो भी हम लोग जो है डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए आज जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास था, आपको बताना था कि कौन कौन सी चीजें पढ़ना है, तो इसके बारे में हमने आपको बता दिया है। कुछ डिस्कशन भी कर लेते हैं जिससे आपको जो है पता चले कि किस प्रकार से हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो देखिए, जब हम विद्युत धारा की बात करते हैं तो विद्युत धारा में जो है सबसे पहले पढ़ते हैं, विद्युत धारा से पहले आप पहला चैप्टर में पढ़ लिए होंगे स्थिर विद्युत। आप स्थिर विद्युत धारा में पढ़े होंगे। टॉपिक का शुरुआत हम कर दे रहे हैं आज के क्लासेज में और कल से लगातार आपका चलता रहेगा, ठीक है। तो जब आप पहला चैप्टर में स्थिर विद्युत की बात की है, पढ़े हैं, स्थिर विद्युत के बारे में पढ़े हैं, तो स्थिर विद्युत में क्या पढ़े हैं कि सभी आवेश चाहे वो स्वतंत्र हो अथवा परिबद्ध हो, विरामावस्था में रहता है। स्थिर विद्युत में हम ये पढ़े हैं कि आवेश जो होता है ना वो स्वतंत्र रहे या परिबद्ध रहे, किसी क्षेत्र में बंद रहे, तो वो क्या चीज की अवस्था में रहता है, विरामावस्था में रहता है, रेस्ट के फॉर्म में रहता है। मतलब इधर उधर चक्कर पकड़ नहीं करता, इधर उधर घूमते फिरते नहीं रहता है, ठीक है। उसके बाद जब विद्युत धारा की बात करते हैं, वही हम जब तीसरा टॉपिक की बात करते हैं तो जो विद्युत धारा होता है इसमें हमको जो है विरामावस्था वाला आवेश नहीं चाहिए, हमको जो है चक्कर पकड़ करने वाला आवेश चाहिए। मतलब चक्कर पकड़ का मतलब होता है इधर उधर घूमने वाला आवेश चाहिए। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा तभी एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है जब इलेक्ट्रॉन में गति हो, आवेश में गति हो, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन हो इसके पास, किसी भी चालक के पास अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन है तभी जो है वो विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है। तो हमें विद्युत धारा के लिए क्या चाहिए, गतिमान आवेश चाहिए। विद्युत धारा के लिए क्या चाहिए, तो गतिमान आवेश चाहिए। आपको समझ में आ गया? अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी अगर थोड़ा सा भी ऐसा है पॉइंट होगा जहां पर नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम उसको फिर से दोबारा समझाएंगे आपको बोर्ड पर आकर, ठीक है। तो विद्युत धारा की समझ में आ गया, विद्युत धारा क्या है, तो गतिमान आवेश को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है विद्युत धारा में, ठीक है। अगर आवेश गतिमान नहीं रहे तो विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता है। अब देखिए, जो आवेश का जो होता है ना, तो कुछ वाहक होता है कि किस में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। जैसे मान के चलिए क्या लकड़ी है, कोई लकड़ी का चीज बना हुआ है, क्या उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है? तो नहीं, उसमें नहीं हो सकता है। तो कुछ ना कुछ तो वाहक होगा। तो आवेश वाहक के लिए जो है, आवेशों का वाहक के लिए 3 यहां पर चीज है, एक है चालक, दूसरा है विद्युत अपघट्य और तीसरा है अर्धचालक, ठीक है। जो चालक होता है, चालक में जो विद्युत धारा होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन ले जाता है, तो चालक में विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक मुक्त इलेक्ट्रॉन ले जाता है। कौन ले जाता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आप याद रखिएगा कि अगर चालक में जो है विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है, उसका कार्य कौन करता है, तो उसके लिए क्या चाहिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन। जैसे एक बात बताते हैं कि आपको मान के चलिए कि कहीं जाना है, आपको पटना जाना है, पटना जाना है तो आप कैसे जाइएगा, आप किसी ना किसी चीज का तो वाहक बनिएगा ना, चाहे पैड का वाहक बनिएगा, चाहे मोटरसाइकिल का, नहीं तो आप ट्रेन का वाहक बनिएगा, बस का वाहक बनिएगा। मतलब आप अपना वाहक, मतलब आप अपना वाहन खोजिएगा ना जी, आप किसी पे सवार होकर तो जाइएगा ना। उसी प्रकार जो है विद्युत धारा जो है इलेक्ट्रॉन पर सवार होकर जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान। समझाया कि विद्युत धारा जो है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो है सवार होकर एक स्थान से, मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अगर चालक में जो है विद्युत धारा का प्रवाह कौन करता है, एक स्थान से दूसरा स्थान कौन ले जाता है, उसका वाहक कौन है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के माध्यम से जो है विद्युत धारा का प्रवाह होता है।
ठीक है। उसी प्रकार जब विद्युत अपघट्य की बात करते हैं, सबसे पहले आपको ये समझा देते हैं कि विद्युत अपघट्य क्या होता है। जैसे पानी में कोई भी चीज अशुद्ध पदार्थ घोल दिए, जैसे शुद्ध पानी में तो आप विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शुद्ध पानी का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। जब शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है तो आप यहाँ पर जो है विद्युत धारा का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये चालक नहीं होता है, अच्छा चालक नहीं होता है। तो जब पानी में कोई अशुद्ध पदार्थ जैसे नमक घोल दिए, चीनी घोल दिए, तो क्या हो गया कि पानी वो अशुद्ध हो गया। अशुद्ध हो गया तो क्या बन गया, एक विलयन बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन में क्या होता है कि जब हम विद्युत धारा को डालते हैं, जब विद्युत धारा को, इलेक्ट्रिक करंट को डालते हैं, तब क्या होता है कि वहां पर जो इलेक्ट्रिक करंट कहाँ कैसे प्रवाह होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे प्रवाह पहुंच पाता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। विद्युत अपघट्य में जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो किसके माध्यम से पहुंचता है, आप थोड़ा सा सोचकर बताइए तो हमको। देखिए, जो विद्युत अपघट्य होता है ना, उसमें विद्युत धारा आयन के माध्यम से पहुंचता है। किसके माध्यम से पहुंचता है, तो आयन के माध्यम से जो है विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। जैसे आप जब हम NaCl जो होता है, NaCl होता है, उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो Na प्लस Cl माइनस में टूट जाता है और ये क्या बन जाता है, आयन में बनता है, और आयन के माध्यम से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत धारा का प्रवाह होता है। उसी प्रकार एक तीसरा है अर्धचालक। अर्धचालक में जो विद्युत धारा का प्रवाह किसके माध्यम से होता है, तो इलेक्ट्रॉन और होल्स के माध्यम से जो है विद्युत धारा का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। और ये जो अर्धचालक है, ये आप कैमा चैप्टर में पढ़िएगा, तो 14वां चैप्टर में जो है आप अर्धचालक पढ़िएगा। ठीक है, यहां पर हम आपको नहीं पढ़ाने वाले हैं। 14वां चैप्टर में एक अच्छे से जो पूरा टॉपिक दिया हुआ है इसके ऊपर, हम इसके बारे में, अर्धचालक के बारे में आपको 14वां चैप्टर में समझाने वाले हैं। उसका जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए, जो विद्युत धारा होता है, क्या होता है कि जो है आप कह सकते हैं कि विद्युत धारा का परिभाषा हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो विद्युत धारा क्या होता है, जैसे मान के चलिए एक पेन है और ये, जैसे ये दोनों एक चालक है, क्या है, ये दोनों एक चालक है। तो इसमें जो विद्युत धारा मान के चलिए क्या है ना, कि 1 सेकंड में 100 इलेक्ट्रॉन चला गया। इसमें इधर से विद्युत धारा हम प्रवाहित करें और 1 सेकंड में 100 इलेक्ट्रॉन चला गया, और इसमें जो है 1 सेकंड में 1000 इलेक्ट्रॉन चला गया। तो विद्युत धारा क्या होता है कि एक निश्चित समय में, एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित समय में, एक निश्चित दिशा में जितना इलेक्ट्रॉन गया ना, उसका दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। जैसे यहां पर परिभाषा क्या बोल रहा है विद्युत धारा का, कि किसी चालक में निश्चित दिशा में आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाता है। कि एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में, जिस दिशा में प्रवेश करना है, एक निश्चित दिशा में जो है आवेश जा रहा है, और एक निश्चित समय में जा रहा है, तो उसके दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम कहते हैं कि, जैसे कि अगर हमसे पूछा जाए कि चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी कि एक निश्चित समय में तय की गई दूरी को हम लोग चाल कहते हैं। उसी प्रकार एक निश्चित समय में कितना आवेश प्रवेश किया है किसी चालक में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि अगर 1 सेकेंड में जो है किसी चालक में 1000 इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया 1 सेकेंड में, ठीक है, तो 1 सेकेंड में 1000 इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया, तो 1 इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलाम पर सेकेंड। मतलब ये कि आपको जो है 1 सेकेंड में 1000 गुने 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलाम आवेश प्रवेश कर रहा है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो आवेश का अगर फार्मूला देखा जाए तो विद्युत धारा बराबर जो है आवेश, विद्युत धारा का फार्मूला देखा जाए तो विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय हो जा रहा है, यानी कि Q/T। तो आवेश को I से सूचित किया जाता है, तो I बराबर Q/T हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि इसे I से सूचित किया जाता है। आवेश को जो है क्या चीज से सूचित किया जाता है, I से सूचित किया जाता है। मैं आशा करता हूँ आपको समझा पाया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।